स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक पेपर लेकर आया हूं जिसे हम लोग एक्सपेक्टेड यहां पर पेपर बोलेंगे। और इस पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके का गेस्ट पेपर है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि गेस्ट पेपर जो होता है ना, वो एकदम एक्चुअल पेपर होता है। ठीक है, तो गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि आपको हो सकता है कि एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं और जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है वो डिफरेंट हो, लेकिन जो टॉपिक यहाँ पर होता है उसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से सीख के जाएं। इन टॉपिक्स को अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप इस चीज को प्रिपेयर कर लोगे तो आप डेफिनेटली मान लीजिए कि अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। कुछ एग्जामिनेशन में अच्छी अच्छी टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज यहां पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों का एग्जामिनेशन है, आप लोगों के मन में डर है या आप लोग जो है वो कॉन्फिडेंट हो? इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जामिनेशन को लेकर कैसा यहां पर फील कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोगों ने यहां पर ये पूछा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो कल एक सेशन लिया था। एमसीक्यू करवा दो, तो वीडियो वाले सेक्शन में आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा। सर बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 का पूरा रिवीजन करा दो, तो आप सर्च कर लेना, है ना, कि सोशियोलॉजी रैपिड रिवीजन, है ना, आपको मिल जाएगा। सुपर ग्रेड्स भी डाल देना तो आपको यहाँ पर सर्च हो जाएगा और आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो। जो चैप्टर देखना है वो चैप्टर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर गेस्ट पेपर होगा इसमें ये एमसीक्यूज वगैरह हैं, 16 एमसीक्यूज यहाँ पर आने वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन। ठीक है, सोशियोलॉजी में असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आएंगे, उनमें आपको घबराना नहीं है। असर्शन दिया हुआ है कि मैनी गवर्नमेंट वर्कर्स आर स्केयर्ड दैट आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट दे विल लूज देयर जॉब्स। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनको लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद हमारी जो जॉब है वो यहां पर चली जाएगी। रीजन दिया है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल इट शेयर इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, अ प्रोसेस विच इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जॉब्स यहां पर छूट जाएंगी, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से लोग यहां पर क्या है कि वो डरे हुए हैं कि भाई अगर शेयर बेच देंगे, प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हो जाएगा, तो वो तो एफिशिएंट तरीके से यहां पर काम करेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो रीजन जो है वो यहां पर क्या है, असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 3 स्टेजेस। ठीक है, जो यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी है उसकी 3 स्टेजेस कौन सी हैं? ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये बताओ कि पॉपुलेशन पॉलिसी कब की है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो आपको देखने को मिलेगी वो 1952 की है। अगर आपसे कोई पूछेगा हेल्थ पॉलिसी कब की है, तो हेल्थ पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी 2017 की है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो डेमोग्राफिक जो यहाँ पर थ्योरी है, ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहली वाली जो स्टेज आपको मिलती है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर ज्यादा होते हैं। दूसरी वाली में अगर आप देखोगे तो आपका बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होता है, डेथ रेट जो है वो यहाँ पर कम होता है। तीसरी स्टेज में अगर आप देखोगे तो आपका जो बर्थ रेट है और आपका जो डेथ रेट है, ये दोनों चीजें यहाँ पर कम होती हैं। इसे हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो आपको सेकंड स्टेज पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट टुडे। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो कास्ट आपको देखने को मिलती है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट ट्रू है। पहली बात, some scholars argue that what we know today as caste is more a product of colonialism than of the ancient Indian tradition। बिल्कुल ठीक बात है। Counting and official recording of caste identities gave the institution of new life या institution a new life. The institution became extremely flexible. Government of India Act of 1935 was passed which gave legal recognition to the scheduled caste and listing। ठीक है, this is how the names scheduled tribe and scheduled caste came into being। ये बात ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको देखने को मिलेगा। जो काउंटिंग है एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज गिव द इंस्टीट्यूशन अ न्यू लाइफ।
ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन इसमें ना यहाँ पर क्या है कि एक्सट्रीमली जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है ना। जो चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी, क्या वो फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलेगी, क्या उनको चेंज कर सकते हो क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following reason are responsible for the invisibility of the caste system in the upper caste and upper middle class। ठीक है, मतलब कि अपर कास्ट और अपर मिडिल क्लास के लिए कास्ट जो है वो यहाँ पर इनविजिबल हो गई है, और बाकी लोगों के लिए अगर आप देखोगे तो वो विजिबल है। तो इसका रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, education and employment in private sector, development policies of the post colonial era, their lead over the rest of the society in terms of education did not ensure protection from, ठीक है, सीरियस कंपटीशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कि भाई इनका जो यहाँ पर लीड देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिड नॉट इंश्योर, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वाली चीज तो नहीं होगी, और उसके बाद डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल एरा, देयर लीड, ठीक है, following reason are responsible for the invisibility, so their lead over the rest of the society, ठीक है, did not ensure protection from, ठीक है, serious competition। तो इससे क्या है कि भाई अगर बाकी लोगों से आप लीड यहाँ पर लेकर चलोगे, तो आप ये मान लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या होगा, है ना, आप बाकी लोगों से जो है वो आगे रहोगे ना, कि भाई अगर आपकी एजुकेशन में पहले से चीजें अच्छी चल रही हैं, तो बाकी लोगों से कोई कंपटीशन ही यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बोला गया है कि देयर लीड ओवर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम सीरियस कंपटीशन। तो ये गलत है ना, इंश्योर किया था उसने, डिड नॉट नहीं आएगा। फिर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, ये हटा दीजिए, इसका आंसर आएगा डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल एरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने यहां पर ये बोला था कि चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स एज ए शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो किसने ये बात यहां पर बोली है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो हर्बर्ट रीसले हटा दो, है ना, कार्ल मार्क्स हटा दो, जैन ब्रीमैन आपको देखने को मिलेंगे। मैक्स वीबर का नाम याद रखिएगा, इन्होंने यहां पर क्या दिया था, स्टेटस सिंबल जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये किसने दिया, स्टेटस सिंबल की बात जो है वो यहां पर करी है मैक्स वीबर ने। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो कास्ट सिस्टम में लोगों के प्रोफेशन और लोगों के स्टेटस के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता था। Every caste was associated with an occupation, which mean that person born in a particular caste were also born into the occupation associated with their caste. They had no choice। ठीक है, तो इसी वजह से इनके पास अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि चीजें जो है वो फिक्स आपको देखने को मिल रही है। तो वही बोला गया है कि कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस, और उसी के बेसिस पे जो है उनका रिलीजन या कास्ट जो है वो भी फिक्स हो रहा है, और उनका ऑक्यूपेशन भी जो है वो यहां पर फिक्स हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो रीजन असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अथॉरिटेरियन जो स्टेट आपको देखने को मिलते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी, सिविल लिबर्टीज का एबॉलिशन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अराइज ऑफ मूवमेंट, द हेड विद पावर इज अकाउंटेबल टू सिटीजंस। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी यहां पर नहीं होती है, तो 4 यहां से एलिमिनेट कर दो, 4 एलिमिनेट हो गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सेक्युलरिज्म इज इट्स क्लेम दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सेक्युलरिज्म में बोला गया है कि रिलीजियस आइडेंटिटी सब चीजों को यहां पर ओवरराइड करती है। ये तो कम्युनलिज्म में होता है ना, सेक्युलरिज्म में तो यहां पर क्या है ना, रिलीजन का उतना इंपॉर्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेदर वन इज पुअर और रिच, वॉट एवर one's occupation, caste और political belief, it is religion alone that count। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सेकुलरिज्म नहीं होगा, ये क्या होगा, ये कम्युनलिज्म होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच एफर्ट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड। तो क्या किया गया, तो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंड मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, कंसोलिडेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ गए, तो जिसमें अगर आप देखोगे तो जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशन हो गया, टेनेंसी के लिए चीजें यहां पर हो गई, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। सो लैंड मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, कंसोलिडेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिनके थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैंड का रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर करेंगे। लिबरलाइजेशन यहाँ पर किसका प्रोडक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, मार्केटिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट कंपनीज भी इमर्ज हुई,
मार्केट ओरिएंटेड यहाँ पर इकोनॉमी भी आपको देखने को मिली, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। ठीक है, तो याद रखना लिबरलाइजेशन में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उस कंट्रोल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। According to the theories of social movement, social conflict arises when a social group feel that is worse off than the others around it। ठीक है, मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे हमारी सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिलेटिव डिप्राइवेशन या रिडेम्पटिव एक्शन। तो इसे बोलते हैं डिप्राइवेशन, रिलेटिव डिप्राइवेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Formation of which organization made the colonial government more cautious in dealing with labor। तो लेबर के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन यहां पर किया गया, जिसके थ्रू यहां पर क्या है कि भाई लेबर को डील करना है तो आपको थोड़ा कॉशन के साथ यहां पर डील करना पड़ेगा। इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहां पर याद रखनी है। सोशल मूवमेंट वर्क टू यूनाइट द सोसाइटी, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यूनाइटेड ऑल द पीपल इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट यूनाइट करती है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है उसने हमारी सोसाइटी को यहां पर यूनाइट किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रीजन असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पैट्री लोकल रेसिडेंस में जो न्यू कपल यहां पर होते हैं वो कहां रहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना जहां पर भी पी आएगा, पी मतलब यहां पर मेल से रिलेटेड, पी मतलब पापा, तो ये मेल से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। और एम मतलब मम्मा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो जहां पर भी पी आ रहा है, पैट्री लोकल हो गया, पैट्रीलिनियल हो गया, पैट्रियार्की हो गया, ये सब मेल वाली चीजें। सो पैट्री लोकल में यहाँ पर क्या होगा भैया, पैट्री लोकल में एक शादीशुदा लड़का लड़की होंगे, वो मेल के मम्मी पापा के साथ यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो ग्रूम के पेरेंट्स के साथ जो है वो यहाँ पर रहा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के राइट्स का जो प्रोटेक्शन यहाँ पर करते हैं वो कौन से आर्टिकल्स हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 17 में अगर आप देखोगे तो अनटचेबिलिटी को यहाँ पर खत्म किया गया है ना। आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद पॉलिसीज प्रमोटिंग इंटीग्रेशन इन्वॉल्व। ठीक है, जो इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज हैं या एसिमिलेशनिस्ट जो पॉलिसीज आपको देखने को मिलेंगी उनमें क्या क्या चीजें हैं। आउटराइट सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप विच आर, ठीक है, इन माइनॉरिटी, कंप्लीट इरोजन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स, एलिमिनेशन ऑफ एथनो नेशनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम द पब्लिक एरिना। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आइडेंटिटीज है माइनॉरिटीज की उनको यहां पर खत्म करना है इंटीग्रेशन में। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो कंप्लीट जो कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं उनको यहां पर खत्म करना है। एथनो नेशनल और कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उन्हें पब्लिक एरिना से जो है वो हमें यहां पर खत्म करना है। तो आपको बताना है कि इस चीज का यहां पर क्या मतलब होता है, बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, मैं चाहूं तो इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर बता ही सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्योंकि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहां पर होंगे जिनमें आपको लॉजिक के साथ यहां पर जाना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन के जो आंसर है वो यहां पर कर पाओगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया गाइस आपका यहां पर पूरा का पूरा एमसीक्यूज, मतलब 16 जो एमसीक्यूज आपके पेपर में आने वाले हैं वो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद यहां पर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, उनके आंसर भी प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि मेरे प्रीवियस सेशंस में कई सारे लोगों का कहना था कि सर आंसर भी दे दो, है ना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस पेपर में मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक पैसेज आपको दिया गया है। अब इस पैसेज के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो दिया गया है कि हाउ डिड डिसइन्वेस्टमेंट इंपैक्ट दी वर्कर्स। जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो वर्कर्स को किस तरीके से यहां पर क्या करेगा, इंपैक्ट यहां पर डालने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यहां पर ये समझ में आएगी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं, सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर दो। अगर मान लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब 50% ऑफ पेज जो है वो आपको फिल करना है। ठीक है, 50% ऑफ पेज। 4 नंबर में अगर आप देखोगे तो आपको 1.5 पेज लिखना है। 6 नंबर में अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 2.5 पेजेस यहां पर लिखने हैं। अब वो लिखना ही है,
है ना, क्योंकि अभी भी अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो वो लोग यहाँ पर कंटेंट देख कर देते हैं नंबर, है ना, कॉपी कितनी भारी है ना, जितनी भारी उतने नंबर, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट को यहाँ पर क्या करना, डिफाइन कर देना। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है कि सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लॉस ऑफ जॉब्स, रिडक्शन इन एम्प्लॉइज। अगर आप देखोगे ना तो इसमें यहाँ पर दोनों चीजें मेंशन कर सकते हो कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर क्या आएंगे और नेगेटिव चेंजेस क्या आएंगे। तो नेगेटिव में जो है वो हमने यहाँ पर ये बात कर ली, है ना। फिर पॉजिटिव में प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, चीजें एफिशिएंट भी होती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो। What, according to you, is the impact of the factory's working condition on the workers and on the factory? तो ये मारुति उद्योग लिमिटेड का एक बॉक्स आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशन है उसका यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो वर्कर्स के ऊपर और फैक्ट्री के ऊपर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपको यहाँ पर मान लीजिए कि जो आपने कॉस्ट कटिंग करी है ना, मतलब मशीन्स वगैरह वहां पर लगाई है, तो पहले जितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे उससे कम लोग हो गए, तो ये जो कॉस्ट कटिंग करी है इससे प्रॉफिट आपको होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, इंपैक्ट ऑन वर्कर, परमानेंट एम्प्लॉइज कम होंगे तो वर्कर्स के ऊपर होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो लोग यहाँ पर लेंगे। उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉइज के नंबर में रिडक्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा टेंस होंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर जस्ट टाइम एंड आउटसोर्सिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना, मतलब आपको यहाँ पर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, उन टारगेट्स को आपको फुलफिल करना है ना। और अगर आपने मान लीजिए कि अपने आप को मशीन्स के साथ सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं किया तो भी यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल जो आउटपुट है वो उतना अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा। कई बार जो सप्लाई साइड है वो उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं काम कर पा रही है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप डिले भी करते हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम किसको होगी, वो आपको ही होगी। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को यहां पर क्या करना है, इंक्लूड यहां पर करना है। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि आपको ना नेशन और नेशन स्टेट के बीच में जो है वो डिफरेंस यहां पर लिखना है। ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहां पर क्या है, नेशन जो है वो एक लार्ज लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन ओरिजिन, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी एंड लैंग्वेज। ये आपका कीवर्ड है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि नेशन जो है वो एक लार्ज बॉडी है जिसमें यहां पर कॉमन ओरिजिन, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी आपको देखने को मिलती है। यहां पर क्या है कि इसमें आपको कॉमन आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, लिव इनसाइड अ कंट्री फ्रॉम बॉर्डर एंड अ सिंगल गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा टेरिटरी इनकी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो नेशन स्टेट यहां पर कहला सकता है। तो नेशन और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है वो आपसे यहां पर पूछा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया है कि यूजिंग एन एग्जांपल डिस्क्राइब आदिवासी इंटरनल कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब ये इंटरनल कॉलोनियलिज्म है क्या, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया ब्रिटिशर तो यहां पर जो है वो चले गए और उन्होंने इनके राइट्स वगैरह को जिस तरीके से इन्फ्रिंज यहां पर किया था, इन्हें ये लगा था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो इनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, पूरी तरीके से जो है इनके राइट्स यहां पर प्रिजर्व नहीं हो रहे। ये कहलाता है इंटरनल कॉलोनियलिज्म। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट कंटिन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, कि भाई फॉरेस्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है। इनको लगा कि इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर जो हमारे अधिकार हैं ये सब चीजें हमको मिल जाएंगी, है ना, लेकिन मोनोपोली जो है वो गवर्नमेंट की कंटिन्यू रही। उसके बाद इनकी जो लैंड वगैरह है माइनिंग के लिए एक्वायर करी गई, डैम प्रोजेक्ट्स की करी गई नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन जो इनको रिक्वायर्ड कंपनसेशन वगैरह यहां पर होना चाहिए वो रिक्वायर्ड कंपनसेशन यहां पर नहीं बना। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग मान सकते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर डिकूस की एंट्री हो रही है, तो डी ट्राइबल जो है वो एरियाज आपको इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो वहां से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप यहां पर इंटरनल कॉलोनियलिज्म में यहां पर ऐड कर सकते हो। आपको बताना है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो यहां पर क्या है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिनेशन यहां पर दे देना, थोड़ा सा यहां पर ये बता देना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। ठीक है, उसके एग्जांपल दे देना। अब आपको यहां पर क्या करना है कि लेबरर्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट बताना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है कि मैकेनाइज जो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है। तो आप इसमें भी ना नेगेटिव की बात हो रही है तो नेगेटिव के बारे में बात करनी है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि एलिनेशन की बात कर सकते हो,
कार्ल मार्क्स का एलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट कि लोगों को काम करने में मजा नहीं आ रहा है ना। लेकिन काम करना भी यहाँ पर क्यों जरूरी है? काम करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमारी रोटी बन रही है ना। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर ईएमआई नहीं भर पाएंगे, है ना। अपने घर पे अपने लोगों को जो है वो गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। घूमने नहीं जा पाएंगे, गोवा का प्लान नहीं बना पाएंगे, है ना। ये सब चीजें होती हैं। तो खुशी ना होते हुए भी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो काम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद रेस्ट वगैरह को जो है वो वर्किंग आवर वगैरह ये सब बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वॉलेंट्री जो है वो रिटायरमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। और आप ये मान लीजिए कि बहुत टेंस माहौल यहाँ पर होता है ना। उनका जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट यहाँ पर होता है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव फीलिंग है, जो यहाँ पर इमर्ज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने मन से यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है ना। तो हम लोग नेगेटिव मतलब मन से जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर ये रहेगी कि पहले जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो की टर्म्स लिखे हुए हैं, उनको लिख के हाईलाइट कर दो। एक बार वो हाईलाइट कर दिया तुमने, इसके बाद तुम कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो नहीं लिखा जो उनके आंसर शीट में लिखा हुआ है, तुमने वो नहीं लिखा, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। चलो, with an example show how being a minority group can be disadvantageous in one sense but not in another। तो वही वाली बात है ना कि भाई नंबर आपके कम है, आपके कल्चर ट्रेडिशन जो है वो माइनॉरिटीज वाले हैं, है ना। मेजोरिटीज जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं, बट सोसाइटी में आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है। तो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो, है ना। पारसी और सिख का एग्जाम्पल ले सकते हो। कल्चरली जो है वो डिसएडवांटेज है ना, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो हिंदूज की आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे आपने मेजोरिटी हिंदूज यहाँ पर लिखा ना, तो परसेंटेज बता दो भैया, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है। सिख जो लोग हैं उनकी कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, सब पढ़ा हुआ है ना हमने, उसको ऐड कर दो। तो वैल्यू एडिशन जो होता है आंसर्स में वो यही होता है। तो जितना आप इस तरीके से फोकस करोगे उतना आपको हेल्प यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो। रिडेम्पटिव रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट में आपको डिफरेंस लिखने हैं। तो ये है रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, ये है रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। और उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है कि इनके एग्जाम्पल जो है वो जरूर लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तब तक दिक्कत होगी। तो इजावा कम्युनिटी, नारायण गुरु, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स हो गया, आरटीआई हो गया, ये सब चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो आप तो यहां पर क्या करना कि इनको पॉइंटर के फॉर्मेट में भी जो है वो लिख देना। ठीक है, तो उससे आपका ये काम यहां पर हो जाएगा। तो ये क्या है, रिडेम्पटिव और रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। कोई ना कोई एक सोशल मूवमेंट जो है वो आपके पेपर में आना ही है। उसके बाद बोला गया है कि 1989 का प्रिवेंटिव ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग SC/ST एक्ट बोलते हैं, रिवाइज्ड एंड स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजन पनिशिंग एक्ट ऑफ वायलेंस और ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी। Legislation on this subject was passed repeatedly. Do you think state action alone can ensure social change? क्या अगर हम गवर्नमेंट है, पुलिस है, केवल यही लोग अगर काम करते रहेंगे तो क्या हम सोसाइटी में चेंजेस यहां पर लेकर आ सकते हैं, या हमें कुछ करना पड़ेगा? यहां पर आपको ओपिनियन देना है। और ओपिनियन में सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, है ना, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो अपनी खुद की स्ट्रगल जस्टिस और डिग्निटी के लिए यहां पर कर सकते हैं। दिस इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज। जब तक सोसाइटी में लोगों का एटीट्यूड यहां पर चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा, है ना। हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहां पर एक लाइन लास्ट में जो है वो लिख सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर जो आज की जनरेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है कि इस तरीके की जो गलत प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, इनको यहां पर क्या करो, इनको खत्म करना है। इस तरीके से आप इस आंसर को भी कंक्लूड कर सकते हो। तो हमें अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा, एटीट्यूड में चेंज लेकर आना पड़ेगा, है ना, तब यहां पर होगा। और ये सब चीजें कहां से स्टार्ट होंगी? हमारे घर से स्टार्ट होंगी। Which social phenomena is reflected in this proverb? Give any two characteristics of this phenomena। ठीक है, जैसे बोला गया है कि if hard labor were such a good thing, the rich would keep it all for themselves all over the world। Back breaking work like stone breaking, digging, carrying, ये सब चीजें, and yet they rarely improve their life chances। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, कि भाई जो लोअर स्ट्रेटा में आपको देखने को मिलेगा उसकी पोजीशन आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? परसिस्ट ओवर जनरेशन, बिलीफ वगैरह के ऊपर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर है। तो ये पॉइंट आप यहां पर इंक्लूड कर लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1990 के बाद कुछ चेंजेस हुए। हाउ हैज लिबरलाइजेशन अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पैटर्न्स इन इंडिया, या फिर हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स लिख देना भैया, जो भी आपको आसान लगे वो क्वेश्चन आपको यहां पर अटेम्प्ट करना है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो एलपीजी है, तो लिबरलाइजेशन की वजह से अगर आप देखोगे तो फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर इंक्रीज हुई हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडियन कंपनीज ने खरीदा, इंडियन कंपनीज को बाहर की कंपनीज ने यहां पर खरीदा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनी है, या इसे हम लोग ट्रांसनेशनल कंपनीज भी यहां पर कह सकते हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज बाकी की जगह पर आपको काम करती हुई यहां पर दिखाई देती हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ रेगुलेशन है, कितने साल, है ना, मतलब कितने लोग जो हैं वो यहां पर काम करेंगे, है ना, कितने लोग जो हैं वो यहां पर काम करते हैं ईयरली बेसिस पे थ्रू आउट, तब हम उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर यहां पर कहेंगे। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो, तो ये आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद है कुमुद पावडे's ऑटोबायोग्राफी शो अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड कास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रख लेना। यहां पर कुमुद पावडे's की जो ऑटोबायोग्राफी है, ये हमें जेंडर और कास्ट के बारे में जो है वो कुछ चीजें यहां पर बताती है। इस बात को आपको क्या करना है, वो आपको बताना है। तो ये क्या है कि कुमुद पावड़े एक दलित वुमेन है जो संस्कृत टीचर यहां पर बन गई। ठीक है, तो पूछ लेंगे कि संस्कृत टीचर कौन बनी, तो कुमुद पावड़े बनी। और उसके बाद अगर आप देखोगे, एज ए स्टूडेंट शी इज ड्रॉन टुवर्ड द स्टडी ऑफ संस्कृत, इट इज मीन्स थ्रू विच शी कैन ब्रेक इनटू अ फील्ड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू एंटर ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर एंड कास्ट। है ना, पहले तो हिंदू लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, मेल लोग पढ़ते थे, है ना, फीमेल कैसे पढ़ेंगे। She proceed with her studies. She meet the varied reaction ranging from surprise to hostility, है ना, और ये सब चीजें आपने करी, और उस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तो यहाँ पर क्या है कि दलित है, एक तो विमेन है, और संस्कृत पढ़ रही है, तो इसके बारे में आपको बताना है। जमींदारी सिस्टम के फीचर्स के बारे में बात करनी। जो लोग हिस्ट्री वाले हैं ना, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री की सारी चीजें यहाँ पर डाल देना। जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो सोशियोलॉजी में दिया है वो यहाँ पर लिख देना। What were the major provision of Land Ceiling Act? Does the act have any loopholes? बेनामी ट्रांसफर, मेंशन देम, सब बता देना। ठीक है, तो लैंड सीलिंग एक्ट क्या है इनको डिफाइन करो, लूप होल्स क्या है ये भी बताओ। तो जमींदारी सिस्टम के ये सारे मेन फीचर्स हैं, है ना, कॉर्नवालिस ने ये सब काम किया, ये सब लिखा हुआ है। फिर लैंड सीलिंग एक्ट के प्रोविजंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मेंशन करी गई हैं। यूजिंग एन एग्जांपल शो हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन प्लांटेशन लेबर। मैंने आपको, है ना, कल के सेशन में भी बताया था कि टी प्लांटेशन के ऊपर कुछ चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि फार ऑफ होम से लेकर आ रहे हैं, इनके एक्ट, उनमें कब चेंजेस किए गए, कब उनको एम्पावर किया गया, वो नंबर भी आपको याद रखने हैं, ईयर्स भी। उसके बाद अगर आप देखोगे असम, और आसाम में जो है वो बाहर से लोगों को लेकर क्यों आते थे, है ना, तो वहां पर ज्यादा लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, टेरेंट बहुत वो था, बहुत डिफिकल्ट काम था, है ना, इसलिए बाहर से लेकर आना है, और लेकर आते थे तो वापस नहीं जाने जाते थे। ठीक है, तो प्लांटर टू, ठीक है, रिकोर्स टू फ्रॉड एंड कोर्सन, प्लांटर परसुएडेड द गवर्नमेंट टू एड एंड एबिट देम, ठीक है, पासिंग पीनल लॉ, तो सजा यहां पर मिलती थी। ड्यूरिंग अ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिटीज कंस्ट्रक्ट मैचिंग बट ऑपोजिट मिरर ऑफ इमेज ईच अदर। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, कि भैया सब लोग एक ही हैं। मैं बोलता हूं कि हमारी गलती नहीं थी, वो बोलेगा हमारी कोई गलती नहीं थी, है ना, हम यहाँ पर कुछ गलत करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सामने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं, सामने वाला भी यही कर रहा है। तो वही बोला गया कि इस साइड इन दी कॉन्फ्लिक्ट, कि वो यहाँ पर क्या है कि वो ऐसा मानते हैं कि अदर साइड एज अ हेटेड एनिमी, है ना, चीजों को जो है वो यहाँ पर क्या करना, अपनी अच्छाई करना, दूसरों की बुराई करना, दोनों काम करेंगे। दोनों को लगता है कि गॉड और ट्रुथ जो है वो हमारे साथ है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैट्रियट्स जो है इस नेशन के, वो सामने वाले को एनिमी या एग्रेसर के रूप में यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे दीजिएगा, कोई भी वॉर वगैरह का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी सोसाइटी वगैरह का एग्जाम्पल ले लो, है ना, उसको आप यहाँ पर जस्टिफाई कर दो, तो इससे आपके ऑप्शंस भी जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हाउ कैन कमिटमेंट टू दी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ऑल्सो बी चैलेंज टू दी स्टेट, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोविजन यहाँ पर कर रहा हूं, तो जो मेजोरिटी है वो नाराज हो जाएंगे, है ना, कि अच्छा ये सब चल रहा है ना, हमारी प्रोटेक्शन नहीं करोगे, हमारी जॉब नहीं लगवाओगे, है ना, और माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन, मीटिंग पे मीटिंग, है ना, ये सब चीजें चल रही है, तो चैलेंजिंग हो सकता है। तो यहां पर बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को जो है वो सेकुलर स्टेट बताया है, लेकिन माइनॉरिटीज ऑफन हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द स्टेट,
बहुत सारी यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं विच मे बी बेटर इकोनॉमिकली बट हैज अ डिसएडवांटेज ग्रुप इन द कल्चरल सेंस बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम विद प्रोटेक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि डेमोग्राफिक डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी वो हुआ है ना कि हमें मेंस राइट यहाँ पर चाहिए, मेंस राइट यहाँ पर चाहिए, सुना होगा आपने, है ना, काफी सारे क्लेम आते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि महिलाओं को अधिकार दिए हैं, अब पुरुषों को अधिकार दीजिए। देखिए, अधिकार उनको दिए जाते हैं जो कमजोर होते हैं। जो महिलाओं को आज के समय अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, ये इनके साथ ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस यहाँ पर अप्लाई करी गई हैं बहुत सालों से, पुराने समय से। और अगर उनमें हम सुधार करना चाहते हैं तो उनको एम्पावर करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप करोगे। 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 99 लोगों के साथ जो है ना, महिलाओं के साथ यहाँ पर गलत हुआ, एक पुरुष के साथ गलत हो गया, दो पुरुष के साथ गलत हो गया, तो लोग ये बोलने लग गए कि पुरुषों को अधिकार की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकार नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा मतलब इसमें, है ना, दिल लगाने वाली मेरी कोई बात है नहीं। मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता इस चीज को, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो महिलाएं हैं उनको इन सब चीजों की जरूरत है। जो रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करते हैं इसको भी मैं सपोर्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशंस यहाँ पर बहुत टाइम से खराब है। तो ये रिजर्वेशन जो है वो उनकी कंडीशन को इंप्रूव करे। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जिन लोगों को रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। इस बात के भी ऊपर बात करते हैं, तो वही सब बताई गई है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर क्या है कि उनके रिलीजन, उनके कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो दिक्कत हो सकती है, तो आर्टिकल 29, 30 वगैरह के बारे में आपको बता देना है। चलो, पॉजिटिव सोशल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, सेकंड फेज भी पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। संस्कृताइजेशन जो है वो इंकरेज करता है इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। तो संस्कृताइजेशन वाला क्वेश्चन आना ही है। अब वो 2 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, 6 नंबर में आ जाए, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आएगा फिर उसके बाद। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। What do you infer on comparing the given graphics of the age 0 से 4 and 60 से 64? ठीक है, implication of this inference आपको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि पॉपुलेशन इन 15 से 59 एज रेंज इज डिक्रीजिंग एंड दैट इन दी 60 से 64 एज रेंज इन इज इंक्रीजिंग। उसके बाद बोला गया है कि इंडिया मस्ट यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ, है ना, जो यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि जो वर्किंग क्लास है ना, उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। उसके बाद कराची डिक्लेरेशन। ठीक है, कराची डिक्लेरेशन के बारे में बात हो रही है। व्हाट वाज द रिजोल्यूशन ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम इन कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैंने आप लोगों को कराची सेशन के ऊपर एक आर्टिकल प्रिपेयर करने के लिए बोला है ना, तो कराची सेशन के ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो डिसेबिलिटी अटैच टू एनी सिटीजन्स, विमेन को हम राइट टू वोट देंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी गई। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि द रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम इंक्लूड, ठीक है, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इंडेटनेस को हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल ऑफ असरी, है ना, एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट ऑफ, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, प्राइवेट कंपनीज का क्या रोल हुआ, आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग को डिफाइन करो, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में इमर्ज हो रही हैं, सिविल एविएशन, इन सब चीजों में भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री यहां पर हो रही है। तो पहले तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दो और उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस का आंसर यहां पर लगा दो। ठीक है, तो अगेन अगर आप देखोगे तो इस सेशन से आपको ये पता चल रहा है कि सर ने हमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर क्या कर दिए हैं, वो यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा, अगर आपसे मान लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, है ना, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर नहीं बन रहे तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इस पेपर से कोई क्वेश्चन है जो आपके ओरिजिनल एग्जामिनेशन में आएगा, या इस पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। बी ऑनेस्ट, आएगा कि नहीं आएगा? मेरा आंसर है कि आएगा। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है, एक आपको एमसीक्यू का सेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डेड सेशन होगा, घातक एमसीक्यूज यहां पर कराएंगे, तो वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।